सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप के अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है और डिस्कस किया है रिगार्डिंग द मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और उसके बाद अभी हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन देख लिया, रिग्रेशन एनालिसिस समझ लिया सबसे पहले, उसके बाद लीनियर रिग्रेशन देख लिया और उसका एक कंसेप्ट समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रिग्रेशन। सो आई होप के यू हैव गॉट एन आइडिया कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। फाइन। और उसके बाद हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट भी डिस्कस किया कंसेप्चुअल वे में, थ्योरेटिकल पार्ट उसका हमने डिस्कस किया। सो इन दिस लेक्चर अगेन आई एम स्टार्टिंग विद दैट सेम ग्राफ so that it will help in our coming slides in which I am going to explain the mathematical part of the gradient descent। ठीक है, विद एन एग्जाम्पल। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से काम में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अगेन रिफ्रेश अप योर ओल्ड मेमोरीज। So what do you mean by the gradient descent? So gradient descent is nothing but the optimization technique which will optimize my function by मॉडिफाइंग द पैरामीटर्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। तो इसके अंदर जो m है और c जो मेरे पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे मॉडिफाई करके हमारी एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन आइडिया ग्रेडियंट डिसेंट का वो यही है। तो इट इज़ अ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है और उस फंक्शन का जो कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट फंक्शन जिसे हम कहते हैं और जो हम लोगों ने देखा भी था, हम लोगों ने हाइपोथेटिकल एक इक्वेशन देखी थी कॉस्ट फंक्शन की, देखी थी थीटा थीटा वन उसमें लिया था। आई विल अगेन शो यू दैट पार्ट ऑल्सो इफ़ यू वांट। या दिस इज़ माई कॉस्ट फंक्शन। सो कॉस्ट फंक्शन इज़ नथिंग बट जे थीटा ज़ीरो थीटा वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम सिग्मा वन आई इक्वल्स टू वन टू एम एच थीटा एक्स आई माइनस वाई आई। तो एच थीटा एक्स माई हाइपोथेसिस है, वो नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और वाई आई इज़ माई प्रिडिक्टेड वैल्यू, जो मेरी एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं वो हैं। फाइन। सो इन दिस वे वी कैन minimize the cost function. बट एज फार एज योर पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ कंसर्न रिगार्डिंग द ग्रेडियंट डिसेंट, तो उसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है विच वी कैन यूज़, एंड बाय यूजिंग द लर्निंग जो उसकी रेट है उसको हम यूज़ करते हुए अपने पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल ऑटोमेटिकली डन इट फॉर यू बिकॉज पाइथन प्रोवाइड्स यू द लाइब्रेरी sklearn। हम लोगों ने मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा वंस वील गेट इन टू दैट फील्ड, into that chapter. Fine. So as far as your theoretical part is concerned, as far as your RTO exam is concerned, might be possible कि gradient descent से related आपके question आ सकता है, because it is a very important topic as far as the linear regression is concerned. Fine. So यहाँ पे आपने देखा कि this is my gradient, nothing but my gradient, and this is my minimum cost। तो जो ये मेरा ग्राफ है इसका जो मिनिमम, जो सबसे छोटा जहाँ पे मेरे कॉस्ट वैल्यू, जो कॉस्ट फंक्शन होगी मिनिमम होगी, वो यहीं पे होगी, क्योंकि यहाँ पे और एक्स और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो कम होने वाली हैं। ठीक है, दिस इज़ माय डेरिवेटिव। तो मैं एक एक जो मेरा लर्निंग रेट है उसको मैं कम करता जाऊंगा और उसको डिक्रीमेंट करता जाऊंगा, और उसका इम्पैक्ट देखूंगा कि उसका जो पैरामीटर्स पे मॉडिफाई करते हुए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रेडिक्शन पड़ रहा है। तो जब मैं लर्निंग रेट को, मैं चाहूँ तो एग्रेसिव भी कर सकता हूँ लर्निंग रेट, डिफेंसिव भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी समझाया था। अब हम इसका एक मैथमेटिकल पार्ट समझेंगे। ठीक है, विद द वेरी स्मॉल एग्जांपल, विद द वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल को यूज़ करते हुए हम इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका मैथमेटिकल पार्ट भी समझेंगे। तो हियर इज़ माई एग्जांपल। ठीक है, सपोज इन द मिड टर्म ऑफ 20 मार्क्स आई आस्क्ड एक्स स्टूडेंट हाउ मच मार्क्स यू गेट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों के मिड टर्म्स होते ही हैं, तो लेट सपोज़ कि एक फ़र्स्ट मिड टर्म हुआ और मैंने एक एक्स स्टूडेंट से पूछा कि भाई तेरे कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कहा कि फ़ाइन सर आई हैव गॉट 18 मार्क्स, माइट बी आई हैव गॉट 18 मार्क्स। तो उसने प्रेडिक्शन किया कि हो सकता है सर कि मेरे 18 मार्क्स आएँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसने कहा कि नहीं सर, मैं हो सकता है इतना इंटेलिजेंट ना हूँ, और हो सकता है मैंने कुछ, शायद हो सकता है मैंने गलतियाँ कर दी हूँ। सो माइट बी पॉसिबल कि आई विल गेट 12 मार्क्स। तो ठीक है, तो मैंने उसको पहले 18 मार्क्स प्रेडिक्ट किए, फिर उसके बाद मैंने उसके 12 मार्क्स प्रेडिक्ट किए। ठीक है, देन ही सेड नो सर माइट बी पॉसिबल के हो सकता है मेरे 15 मार्क्स हैं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 18 से 16 सॉरी 18 से ये 12 वैल्यू हुई, 12 वैल्यू से ये 15 वैल्यू हुई। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था उसमें मैंने 6 माइनस किया, और उसके बाद जो 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 ये मेरा 18 है, दिस इज़ नथिंग बट माई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जो मेरा 12 है वो मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, और जो मेरा 15 है वो मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने पहला जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिया स्टूडेंट से, उसने बोला मेरे 18 मार्क्स आने चाहिए सर, लेकिन उसने तुरंत अपना चेंज कर लिया और उसने बोला कि नहीं सर मेरे 12 मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा LR होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 6। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि 6 उसको कम कर दिया, मतलब मैं नीचे आ गया। तो इसका मतलब इसको आप कोरिलेट करें, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लेयर्स माउंटेन्स के ऊपर हैं और माउंटेन्स के ऊपर हैं तो वो नीचे आ रहे हैं। ठीक है। तो अब वो नीचे आ रहे हैं, तो ये मैंने क्या करा कि नीचे करा, लेकिन उसने तुरंत कहा कि नहीं सर हो सकता है कि मेरे 15 मार्क्स आए। तो मैंने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन में क्या करा कि मैंने 3 प्लस कर दिया, दैट मीन्स कि अब मेरी लर्निंग रेट हो गई 3। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रीवियस वैल्यू और मैं कहूँ कि ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, इन दो के बीच खेल होता है सारा का सारा। तो मेरी ओल्ड वैल्यू में जब मैं लर्निंग रेट ऐड कर लेता हूँ तो मेरी नई वैल्यू आ जाती है, और वो नई वैल्यू क्या होती है वो हम देखेंगे अभी, और हम इस चीज़ को समझेंगे। और इस एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो ये जो मैं ऊपर नीचे जो इसके ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ, मैं पहले 18 कर रहा हूँ, फिर 12 कर रहा हूँ, अगेन आई राइज अप टू 15। सो दिस इज़ नथिंग बट माई ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। और अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो पहले जो मेरी लर्निंग रेट थी वो 6 हो गई, फिर उसके बाद 3 हो गई। तो मैंने क्या करा कि based upon the perception or based upon the predictions given by that ex student, I am what I am doing is I am implementing it by using the gradient descent. So I keep on asking him and trying to determine the best output or prediction. तो उससे मैं कीप ऑन आस्किंग, मैं उससे पूछता जाऊँगा कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, क्या आए, और उसके हिसाब से मैं अपना आउटपुट डिटरमाइन करूँगा, और दैट आउटपुट विल बी नथिंग बट माई प्रिडिक्शन, एंड दैट इज़ नथिंग बट माई कॉस्ट फंक्शन। तो मिनिमम से मिनिमम चीज़ पे पहुंचने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है वो कम से कम रहे। सो दीज आर नथिंग बट द पैरामीटर्स इन द ग्रेडियंट डिसेंट। तो जो मैं ये राइज कर रहा हूँ और अप कर रहा हूँ और डाउन कर रहा हूँ, डाउनफॉल देख रहा हूँ और राइज देख रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट माई पैरामीटर्स इन द ग्रेडियंट डिसेंट। फाइन। सो आई होप यू हैव गेट एन आइडिया बाय दिस एग्जांपल। हम ये एक और एग्जांपल देखेंगे। फाइन। तो सबसे पहले एक जनरलाइज बात कर लेते हैं, एक मोटी मोटी बात जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड से समझी है वो देख लेते हैं, उसको कंक्लूड कर लेते हैं। एज पर द एग्जांपल, फार्मूला ऑफ GD इज़ नथिंग बट द न्यू वैल्यू, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, इज़ इक्वल्स टू द ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज। ठीक है। तो स्टेप साइज इज़ नथिंग बट द लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय स्लोप। फाइन। सो न्यू वैल्यू इज़ ऑलवेज बी अपडेटेड वैल्यू ऑफ द ओल्ड वैल्यू। तो न्यू वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज। ठीक है। क्योंकि मेरे को नीचे जाना है, मैं अभी फिर से उसी फंक्शन की बात करूँ तो मुझे यहाँ से नीचे जाना है, और अगर इधर से देखूँ तो मुझे नीचे जाना है। तो इसमें क्या होगा, स्टेप साइज़ हमेशा माइनस होगा, और स्टेप साइज़ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय स्लोप। तो जो भी मेरा स्लोप निकलेगा, स्लोप क्या होगा मेरा, दिस इज़ माई स्लोप। ठीक है। ये जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट लाइन होती है जो इस ग्राफ पे, वो मेरी स्लोप होगी, और लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो उतना स्टेप साइज़ निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, स्टेप साइज़ को कैलकुलेट करना है। स्टेप साइज़ जब मेरे पास आ जाएगा तो उसको ओल्ड वैल्यू से मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे नई प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। फाइन। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, और इसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट को कैलकुलेट करेंगे। सो अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे mx प्लस c। ठीक है। इट इज़ नथिंग बट वॉट, इट इज़ f(x) ऑफ y। ठीक है। तो f(x) ऑफ y मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू y। तो अभी फंक्शन ऑफ x मेरा एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा स्क्वायर फंक्शन है। आप सब जानते हैं कि स्क्वायर फंक्शन का इस तरीके से ग्राफ होता है। ठीक है। ये मेरा ग्राफ हो गया स्क्वायर फंक्शन का। ये मेरे यहाँ पे जो इसके एक्सेस पॉइंट है, एक्स और वाई एक्सेस का 0 0 है, और ये जो मेरा है यहाँ पे स्लोप जो होगा मेरा नेगेटिव होगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट में मुझे नेगेटिव स्लोप ही रखना है, पॉजिटिव मुझे नहीं रखना है। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रेडियंट एसेंट होगा, जबकि मुझे डिसेंट रखना है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, ऑब्जेक्टिव टू रीच द मिनिमम वैल्यू 0।
तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं स्टेप साइज़ लेते लेते, क्योंकि एक एक कदम चलना है मुझे, तो स्टेप साइज़ लेते लेते मैं क्या करूँगा, 0 पे पहुँचने की कोशिश करूँगा। 0 भी नहीं आता है तो मैं उसको कम से कम लाने की कोशिश करूँगा, ऑप्टिमाइज़ कर दूँगा, जिससे कि जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम से मिनिमम उसके अंदर कॉस्ट लगे। तो बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि हमें मिनिमम करना है अपने कॉस्ट फंक्शन को बाय यूजिंग द स्टेप साइज़, और स्टेप साइज़ इज़ नथिंग बट द लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय स्लोप। तो मैं अपने स्टेप साइज़ वही है जो प्लेयर्स एक एक कदम नीचे चलते हुए लेक के पास आ रहे हैं, अगर हम उस एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। तो सपोज़ अब हमें क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको समझने के लिए हमें एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें एक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ 30 विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन। तो बेसिकली क्या है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है ये डेरिवेटिव है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फंक्शन करना है, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा भी सही। तो डेरिवेटिव में क्या है कि हमें एक डेरिवेटिव इज़ नथिंग, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एज एफ एक्स इज़ नथिंग बट सम रैंडम वैल्यू, ठीक है। मेरे को वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, उसी स्टार्टिंग पॉइंट को मैं अपना रेफरेंस, मैं उसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकता हूँ। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, उस रेफरेंस पॉइंट से फिर मुझे पहुँचना है मिनिमम वैल्यू पे, ठीक है। नाउ वी डोंट नो दैट वी हैव टू मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड टू रीच द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। अब 30 पे मैं पहुँच गया हूँ, तो 30 के पास पहुँचने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। सो डेरिवेटिव मीन्स बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अब हमें डेरिवेटिव क्यों काम में लिया गया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जैसे ही मैं वैल्यू ऑफ एक्स को इंक्रीज़ करूँगा तो जो मेरी वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि मुझे यही चाहिए, मुझे जो फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है उसको कीप ऑन डिक्रीजिंग करना है, और वो तभी होगी जब मैं एक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करूँगा। और वो डिक्रीज़ कैसे होगी, बाय यूजिंग द डेरिवेटिव, क्योंकि 30 में जो मैंने पॉइंट लिया है, जो मैंने रैंडम पॉइंट डिसाइड किया है, वो उससे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं उसको लेके ऊपर जाना है मुझे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमम करने के लिए, या नीचे जाना है। तो लोकल मिनिमा ढूंढने के लिए मुझे ऊपर चलना है या नीचे जाना है ये मुझे नहीं पता है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं देखना, मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है बस। तो डेरिवेटिव निकालूंगा तो जैसे जैसे मैं वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊंगा तो मेरा फंक्शन जो एफ एक्स होगा वो कीप ऑन डिक्रीजिंग होगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेरिवेटिव। फाइन। At this slope, if the increase of value x, the value of fx also increases, which I don't want. तो ये अभी बात मैंने जो करी थी, ये मैंने नेगेटिव स्लोप के केस में बात करी थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पॉजिटिव स्लोप होगा तो क्या होगा। तो पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा कि पॉजिटिव स्लोप के अंदर इट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव लगाता जाऊँगा एक्स पे, तो ये नेगेटिव स्लोप है तो इट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव स्लोप ले लेता हूँ और उसमें डेरिवेटिव लगाता हूँ, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विच आई डोंट वांट, क्योंकि मैं ग्रेडियंट एसेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को ग्रेडियंट डिसेंट करना है, मेरे को लोकल मिनिमा पहुँचना, लोकल मैक्सिमा नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए आप लोकल मैक्सिमा पहुँच सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर वन पैरामीटर, इफ़ इट इज़ फॉर टू पैरामीटर्स देन द इक्वेशन विल बी एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बट ऑब्वियस है कि ये सिर्फ एक ही पैरामीटर के लिए एक्स स्क्वायर के लिए थी, अगर यहाँ पे दो पैरामीटर्स में लूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप यहाँ देख ही रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि एक चीज़ तो कि नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, और फिर मुझे क्या करना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद मुझे क्या करना है, उसका स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करके उसके लर्निंग रेट के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी स्टेप साइज़ आ जाएगी, और उस स्टेप साइज़ को मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो इसको हम एक बिल्कुल छोटे से एग्जांपल के साथ देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका लीनियर रिग्रेशन में इसका एरर कैलकुलेट करूँ, इट इज़ नथिंग बट सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टेंड्स टू एन, ठीक है, जब तक एन होगा जब तक चलेगा, इक्वल्स टू वाई आई माइनस एम एक्स प्लस वी, ठीक है। तो वाई आई क्या है आपका, वाई आई आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू जो होगी आपकी, और यही आपका एरर कैलकुलेट करता है, यही आपका कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करता है। सो एरर इज़ नथिंग बट द कॉस्ट फंक्शन डिनोटेड बाय जे एम सी ऑब्जेक्ट। इसमें m जो है वो मेरा स्लोप है, c मेरा इंटरसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। नाउ ऑब्जेक्टिव इज़ जे एम सी शुड बी मिनिमाइज फॉर द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ c एंड m। तो कितनी मैं ऑप्टिमम वैल्यू, जो ये मेरे दो पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे जो मैंने m और c लिखे हैं, इट इज़ नथिंग बट माई थीटा 0 एंड थीटा 1,
जो मैं हाइपोथेसिस में यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो ये जे ही जो आपने वहाँ पे देखा था, जे आपको देखा था वहाँ पे आपने थीटा 0 थीटा 1, सो दिस थीटा 0 एंड थीटा 1 इज़ नथिंग बट एम एंड सी, फाइन। तो मेरे को इनको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है कॉस्ट फंक्शन को बाय यूजिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ सी एंड एम। तो ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेनिंग डेटा लिया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, एक तो मैंने लिया हुआ है एक्स और एक मैंने लिया हुआ है वाई, ठीक है। अब इस एक्स और वाई को यूज़ करते हुए मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने इनिशियल वैल्यू को एज्यूम किया है सी इक्वल्स टू 0 और एम इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक मेरे को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, उस रेफरेंस पॉइंट से ही मुझे काम करना पड़ेगा। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरा फॉर्मूला है इसमें मैंने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे वाई आई क्या है, तो वाई आई मेरा है 2, तो 2 माइनस सी प्लस एम डॉट 1, ठीक है। तो सी और एम की वैल्यू मैं बाद में पुट करूँगा, पहले मैं वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। और एम डॉट 1 क्या है आपका, इज़ एक्स आई, तो एक्स आई मेरा क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन बन गया 2 माइनस सी प्लस एम डॉट वाई प्लस, अब वाई आई क्या है मेरा 4, तो 4 माइनस सी प्लस एम इंटू एक्स आई क्या है मेरा 3। तो ये मेरा x1 है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा x1 है 1, x2 है 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 एंड 3, और जो मेरा y1 है वो है मेरा 2 और y2 है मेरा 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 और 2 मैंने लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही है। तो मैंने यहाँ पे, अगर नहीं पता है तो आप मैथमेटिक्स कंसल्ट करें स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव से क्या होगा, यहाँ पे ये -2 आ गया, -2 आने के बाद 2 माइनस सी प्लस एम हो गया, एंड ये भी -2 हो गया, एंड 4 माइनस 3 सी प्लस 3 एम, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, मैंने यहाँ पे सी और एम की वैल्यू पुट कर दी। सी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है और एम की 1 है, तो यहाँ पे आ गया ये -4। तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सी आया है ये, क्योंकि अभी मैंने सी को कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसी तरीके से आप एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम निकालेंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा जे अपॉन डेल्टा एम, ठीक है। और उसके हिसाब से आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, सी इक्वल्स टू सी माइनस एल आर इंटू -4, ठीक है। सी जो है मेरा, सी की जो मेरी प्रीवियस वैल्यू वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी, माइनस लर्निंग रेशो क्या है कि लर्निंग रेट आपको कैलकुलेट पहले से ही प्री डिफाइंड रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लर्निंग रेट डिफाइंड कर दिए 0.001। तो आपको सी प्री डिफाइंड रखना है, एम प्री डिफाइंड रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको यही करना है, ओल्ड वैल्यू माइनस स्टेप साइज। तो ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी, इसमें ओल्ड वैल्यू है मेरी 0, माइनस स्टेप साइज क्या है मेरा, लर्निंग रेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय माई स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप है, ठीक है। सी इज़ नथिंग बट माई स्लोप, ठीक है। अभी मैंने सी के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो वो इंटरसेप्ट निकला है, और उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.004। तो अब जो मेरी सी की नई वैल्यू आई है वो आ गई है 0.0004, सॉरी 0.004। और अभी जो सी की मेरी प्रीवियस वैल्यू थी वो 0 थी, और अब मेरी सी की वैल्यू हो गई 0.004। सो दिस इज़ माई न्यू वैल्यू। सो इस वजह से अब आप देख सकते हैं कि इसकी वजह मैं ग्रेडियंट डिसेंट, मतलब मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया, और अब मैं देखूंगा कि मेरे कॉस्ट फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से मैं स्लोप एम को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मैथमेटिक्स करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन के अंदर एम और सी मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट ही कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा मैं, और ये जो मेरा फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर मैं इसको पुट कर दूँगा। तो वाई आई माइनस एम एक्स प्लस बी, ठीक है। तो वाई आई जो है मेरा y1 माइनस एम एक्स प्लस बी कर दिया मैंने, और दोनों मैंने जो इक्वेशन ली हैं वो ली हैं दो वेरिएबल्स की हैं, तो दो वेरिएबल्स मैंने यूज़ कर लिए और सी को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आपको सी और एम की एक रेफरेंस वैल्यू पहले प्री डिफाइंड रखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से उसको चलते हुए आपको क्या करना है, लर्निंग रेट को आपको कैलकुलेट लर्निंग रेट भी आपको प्री डिफाइंड रखनी है,
सी भी प्री डिफाइंड रखना है और एम भी, और इन तीनों को यूज़ करते हुए आपको न्यू वैल्यू निकालनी है सी की, और उसी तरीके से आपको न्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, एम की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लर्निंग रेट निकाल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो न्यू वैल्यू है वो सी की हो गई 0.004, और उससे पहले जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ज़ीरो थी। उसी तरीके से आप एम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। So here -4 is the gradient. So when the gradient knows that there will be not much effect on the cost function, then the gradient descent will stop. तो अब मेन बात आती है कि ग्रेडियंट डिसेंट को कब रोकना है, हमें कब बंद करना है। तो जब हमारा इफ़ेक्ट, जब हम अपने जो पैरामीटर्स हैं और उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, और उन मॉडिफाई करते करते ऑप्टिमाइज़ करते जा रहे हैं बाय मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, और उसके बाद भी अगर उसके फॉर्मूले पर, और मतलब सॉरी उसकी जो न्यू वैल्यू उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर हमें क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसको उस समय स्टॉप कर देंगे। सो की पॉइंट शुड बी कीप इट इन माइंड इज़ द सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग रेट, वेदर वी शुड हैव टू बी एग्रेसिव और द डिफेंसिव। तो अब हमें लर्निंग रेट किस हिसाब से कैलकुलेट करनी है वो देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव लिए 0.001। अगर आपको एग्रेसिव लेनी है तो आप एग्रेसिव भी ले सकते हैं। एग्रेसिव लेने से क्या होगा कि आप जल्दी ही मिनिमम लोकल मिनिमा पे पहुँच जाएंगे और मिनिमम कॉस्ट फंक्शन आपको मिल जाएगा। डिफेंसिव में ये है कि हाँ, आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा पहुंचने में। वही उसी की तरह से बात है कि एक प्लेयर है वो जल्दी से भागता हुआ नीचे आ रहा है, और एक प्लेयर है जो धीरे धीरे स्टेप चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो ब्लाइंड फोल्डेड है, तो जो तेज़ चल रहा है वो हो सकता है गिर भी जाए, लेकिन जो धीरे धीरे चल रहा है वो कैलकुलेटिव रिस्क लेके चलेगा और सही तरीके से। तो मेरे हिसाब से ये है कि डिफेंसिव में यू शुड गेट अ प्रिसाइज रिजल्ट, हाँ एग्रेसिव में यू गेट द फास्टर रिजल्ट। Fine students, so there will be assignment for you regarding the multicollinearity. So as we see in the above example that the dependent variables which are age and experience are correlated. ओके फाइन, तो ये एक्चुअली असाइनमेंट जो है, मैं आप लोगों को जो पहले एक एग्जांपल बताया था मैंने एज और एक्सपीरियंस का, और उसमें हमें सैलरी को निकालना था। तो उसमें बेसिकली क्या था कि एज, आप उसको देख लीजिएगा, आपके जो पुराना लेक्चर्स की स्लाइड्स जो मैंने दी हैं आपसे शेयर करी हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखे थे कि एक तो एज होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, एक सैलरी हमें प्रेडिक्ट करनी थी। तो एज और एक्सपीरियंस जो हैं वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपस में भी उनके कोरिलेशन है। मतलब एज अगर ज़्यादा होगी तो बट ऑब्वियस है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो इन दैट केस age and experience are correlated, directly proportional to each other, which means that person with the less age has the less experience and vice versa. So this will affect the target variable. तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो इफेक्ट होगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने लीनियर इक्वेशन के मल्टी जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसकी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को y कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था m1 और x1 का जो प्रोडक्ट होगा इट हैज़ टू बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द y बाय कीपिंग द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है कि जो भी मेरे दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में को रिलेटेड है, क्योंकि चाहे वो एज हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, दोनों ही जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में को रिलेटेड है। तो जब ये आपस में को रिलेटेड हो जाते हैं तो इट विल गिव अ प्रॉब्लम। ठीक है, जो मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मुझे नहीं मिलता है, तो आपके जो प्रेडिक्शन आने लग जाएंगे सैलरी के वो गलत आएंगे। ठीक है, आप एक छोटा सा आप लोगों ने अभी CSV फाइल बनाना कभी सीखा नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं CSV आप फाइल बना के देखें, या मैं आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूंगा इसको, बट डोंट वरी। आप लोग जब हम पाइथन लैब पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताना है कि मल्टी कोलिनियरिटी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो इन एन असाइनमेंट यू हैव टू टेल मी वाई मल्टी कोलिनियरिटी इज़ अ प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन रिमूव इट। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टी कोलिनियरिटी आ जाती है। कोलिनियरिटी मतलब कोरिलेशन हो रहा है मेरा मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में, दैट विल इफेक्ट माय प्रिडिक्शन वैल्यू, दैट विल इफेक्ट माय प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो आपको मुझे बताना है कि एक प्रॉब्लम क्यों है। वैसे मैंने आपको इसका काफ़ी जवाब दे ही दिया है इस सेशन में। अब आपको ये बताना है कि इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो इसकी एक एल्गोरिथम्स होती हैं, देयर आर फ्यू एल्गोरिथम्स
which can remove this multicollinearity problem. So that will be your assignment and it has to be evaluated. ठीक है, आपका पार्ट है ये, आपके थ्योरी का पार्ट है, तो आप एक पेपर पे लिख के मुझे बताएंगे हैंड रिटन कि किस तरीके से मल्टीकोलिनियरिटी को रिमूव किया जा सकता है। उस एल्गोरिथम्स का एक्सप्लेनेशन आप मुझे करके बताएंगे। फाइन। सो अभी हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, मल्टीपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, इसी तरीके से पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी होता है। So polynomial regression is a form of linear regression in which the relationship between the independent variable and the dependent variable is modeled as the nth degree polynomial. तो बेसिकली पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, डिग्री किस तरीके से है, मतलब मान लीजिए 3 है तो ये हो जाएगा x प्लस एक तो हो जाएगा c प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 डिग्री का हो गया। 4 डिग्री का होगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से हम डिग्री बढ़ा सकते हैं। तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिट्स अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द x एंड द करस्पॉन्डिंग कंडीशनल मीन ऑफ y डिनोटेड बाय ई वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसमें भी वही बता रहा है, इट इज़ अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक्सटेंड्स द लीनियर मॉडल बाय एडिंग द एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर्स। तो जब मेरे को एक्स्ट्रा प्रेडिक्टर्स जोड़ने हो, मतलब कि जो ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जोड़ने हो, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। 2 तक के केस में तो हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हमें पॉलिनोमियल रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट, किस तरीके से मेरा डेटा सेट है और किस तरीके से मेरी जो टारगेट वेरिएबल है उन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। So obtained by raising each of the original predictors to a power. For example, a cubic regression uses 3 variables x, x2, x3 are the predictors. ठीक है, तो x, x square, x cube. So this approach provides a simple way to provide a non-linear fit to the data. So what you have to do, you have to there is a simple assignment, one assignment which you have to give me on the comment section. ठीक है, तो जो भी स्लाइड्स के नीचे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ, मतलब जैसे मैं कोई थ्योरी पढ़ाता हूँ उसके नीचे अगर मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, दैट यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट सेक्शन। और जब मैं असाइनमेंट की एक पूरी स्लाइड दूंगा, दैट इज़ योर मेन असाइनमेंट, जो आपको देना है, आपका उसका इवेल्यूशन होगा। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट सपोज टू गिव और सबमिट द असाइनमेंट इन द गूगल क्लासरूम। फाइन, आपको वही स्कैन करना है, हैंड रिटन आप उसकी PDF बनाएंगे, PDF बना के ही आपको उसको अपलोड करना है, उसकी इमेज ना बनाएं, उसकी PDF ही बनाएं। फाइन। सो दिस इज़ अ कमेंट सेक्शन असाइनमेंट। आप लोगों को मुझे पॉलिनोमियल रिग्रेशन की क्या इक्वेशन होती है वो बतानी है। फाइन। सो टिल दिस अभी हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया। तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली डिपेंड होता है हमारा कंटिन्यूस वैल्यू पे। तो किसी तरीके से कॉन्टीन्यूस वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर है, स्टॉक प्रोडिक्शन है, या फिर सेल से रिलेटेड है, या शेयर से रिलेटेड है, कुछ भी है। तो जब मैं कंटिन्यूस वैल्यू के साथ खेल रहा हूँ और कंटिन्यूस वैल्यू जो मेरा प्राइम एरिया ऑफ गोल है और उसी पे बेसिस पे मेरे को प्रोडिक्शंस करने हैं, चाहे वो एज प्रोडिक्शन हो, होम प्राइस प्रोडिक्शन हो, तो उसके केस में क्या करना होता है, मेरे को लीनियर रिग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी इसके अलावा एक और होता है, जब यस या नो करना हो, ट्रू या फॉल्स करना हो, तो उसके केस में मेरे को लॉजिस्टिक करना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन यू प्रिपेयर द नोट्स फॉर दैट असाइनमेंट। ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि कौन सी वाई दे मल्टीकोलिनियरिटी इज़ अ प्रॉब्लम और किसी तरीके से वो रिमूव किया जा सकता है, बाय यूजिंग विच एल्गोरिथम वी कैन रिमूव इट। थैंक यू। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।